सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करें। क्लास 7 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान है। 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी व कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। ठीक है बच्चों, अभी बात करेंगे आगे। किसकी बात करेंगे? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों किया गया है जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है? मतलब ग्लोब पर आपको दिखती हैं ऐसी, ठीक है, ग्लोब पर ऐसी दिखाई जाती हैं आपको रेखाएं बनाकर अक्षांश और देशांतर, लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं है। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये वाली, ठीक है, जो ऐसे करके जा रही हैं ग्लोब पर, ये तो होते हैं अक्षांश। और ये वाली जो होती हैं ऐसे करके वाली रेखाएं, ऐसे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं देशांतर। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर ये ग्रिड बनता है, जहाँ पर जैसे एक लाइन ऐसे और एक लाइन अगर ऐसे जाती है तो ये जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है? ग्रिड बनता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक बार। देखिए, ये तो होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, इन इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और ये थोड़ी ऐसे करके ही होती हैं, जैसा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लेटी हुई रेखाएं होती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो होती हैं आपकी लैटिट्यूड रेखाएं। तो इसमें कौन कौन से ये मुख्य अक्षांश होते हैं आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें उत्तर ध्रुव होता है, ठीक है, ये वाली यहाँ विषुवत रेखा होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये क्या होते हैं? ये अक्षांश होते हैं। इस तरफ उत्तरी अक्षांश मिलेंगे और नीचे की साइड ग्लोब के दक्षिणी अक्षांश मिलेंगे। अब इसे देख लेते हैं हम। ये होते हैं देशांतर, ठीक है, ऐसे करके ये जो ऐसे करके होती हैं रेखाएं, ये देशांतर होते हैं। अब मुख्य देशांतर कौन कौन से होते हैं? ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150 पर ये देशांतर होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, इसके ग्रिड बनता है। ये देखिए, इसे बोलते हैं प्रमुख यामियोत्तर 0 डिग्री। एक ये होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, अब ये तो आ रहे हैं देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इन्हें, और ये जा रहे हैं अक्षांश, इन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं। ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। मतलब उससे हमें स्थान की जानकारी होती है कि वो जो स्थान होता है वो कितने अक्षांश पर होता है, कितने देशांतर पर होता है, तो हम उस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं इससे। ठीक है, आगे और समझेंगे, आगे देखते हैं अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है। तो देखिए, अक्षांश विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, समानांतर मतलब एक दूसरे के ऐसे होती हैं, ये ऐसे होती हैं, ठीक है, समानांतर है, मिलती नहीं है आपस में, समानांतर है। ओके, सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। जो सबसे बड़ा अक्षांश होता है वो बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी पर होता है 0 डिग्री, जो 2 बराबर भागों में बांटता है, आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिणी में। अक्षांश समांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। अब ताप कटिबंध क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए एक ग्लोब हो गया, ठीक है, अब ये उत्तर से यहाँ तक दक्षिण तक आ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपके देशांतर, ये रहे, ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रमुख यामियोत्तर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाला ना, ये वाला विषुवत वृत्त है, ये वाला, ये इतना ही ऊपर बांट रहा है उत्तर में, इतना ही दक्षिण में। ऐसे ही यहाँ पर ये प्रमुख यामियोत्तर है जो इतना पूरब में बांट रहा है, इतना
पश्चिम में। आगे देखते हैं, देशांतर समानांतर नहीं होते और ये ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर मिलते हैं, ये जाकर सारे उत्तरी ध्रुव में मिल जाते हैं और ये दक्षिण ध्रुव में मिलते हैं। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। इससे समय का पता चलता है देशांतरों से। तो अब आगे देखते हैं हम, ग्रिड क्या होता है। अक्षांश एवं देशांतरों के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब हमें 3 चीज़ों का पता चल रहा है। अक्षांश से पता चलता है हमें ताप कटिबंध के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगी। देशांतर से पता चलता है स्थानीय समय के बारे में, लोकल टाइम के बारे में कि टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है। ग्रिड से पता चलता है हमें स्थिति के बारे में कि बच्चों कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में समय और स्थिति तो आपको पता है। ताप कटिबंध हम अब देखेंगे आगे। अब देखिए, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान, ब्रिटेन आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर स्थित है ग्रीनविच। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। मतलब पूरे दुनिया का जो समय है वो हम ग्रीनविच के अकॉर्डिंग मानते हैं। 0 डिग्री देशांतर उसे माना गया ग्रीनविच को, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। अब देखिए, ये देशांतर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया ग्रीनविच। ठीक है, अब भारत इससे आगे की तरफ है तो वहाँ पर 82 डिग्री पर जाकर क्या है, 82 डिग्री पर जाकर भारत का मानक याम्योत्तर है, जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। IST भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रीनविच पे जो भी समय हो रहा होगा ब्रिटेन में, उससे हमारे यहाँ भारत में 5.5 घंटे ज़्यादा बज रहे होंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, अब कटिबंध क्या होते हैं मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो देखिए, हमारी पृथ्वी 3 जोन्स में डिवाइड है। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला हिस्सा पृथ्वी का, ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है इसमें और इसमें। ठीक है, इसे तो बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, इसे बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। अब दूसरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ मौसम ठीक रहता है, ना सर्दी ना गर्मी, ठीक रहता है मौसम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम उत्तरी शीत कटिबंध, इसे बोलते हैं हम इस भाग को पृथ्वी के दक्षिणी शीत कटिबंध। अब बचता है हमारा ये बीच का भाग, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इस तरह से 3 ताप कटिबंध हैं। ठीक है, तो जो अक्षांश हमें बताते हैं, तो अब ये आपकी समझ आ गया होगा। अब गतिविधि देख लेते हैं हम। गतिविधि 1 है जो आपको करनी है, दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। मतलब इसमें हमें बताना है सभी जो जितने भी अक्षांश है महत्वपूर्ण, वो भी हमें बताने। अक्षांश कौन से है महत्वपूर्ण, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, एक तो ये है 0 डिग्री विषुवत। ठीक है, एक ये होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, एक कर्क रेखा होती है बच्चों 23.5 डिग्री उत्तर में, एक होती है दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिण में, और एक होता है ये, एक होती है कर्क रेखा मकर रेखा, एक होता है ये 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, अब देखिए ये कितने हो गई, टोटल 5 हो गई। ठीक है, और इसके अलावा भी हम आंसर ही देख लेते हैं क्या लिखना है आपको। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा लिखनी है, तो आप लिखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखेंगे विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पे होता है। सेकेंड लिखेंगे उत्तर ध्रुव, थर्ड दक्षिणी ध्रुव, इन्हें अलग अलग करके लिख दिया हमने। फोर्थ लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, फिफ्थ लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, 6 लिखेंगे विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और 7वां लिखेंगे
विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। ओके बच्चों, अब महत्वपूर्ण ताप कटिबंध। महत्वपूर्ण ताप कटिबंध हेडिंग डालकर फर्स्ट के आंसर में ही लिखना है आपको। नंबर 1 डालकर उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 3 शीत कटिबंध। ओके बच्चों, तो ये आंसर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप बस ये लिखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल ठीक आंसर है, तो आप ये लिख देंगे। अब गतिविधि 2 में आपको क्या बताना है, पता लगाएं कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो भारत का समय 5.5 घंटे आ गए, तो हम 2 में को 5.5 घंटे कम कर देंगे, तो कितने बज गए, यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं ना, तो वहाँ सुबह के 8:30 बज रहे होंगे बच्चों। ठीक है, ये लिख लेंगे आप 8:30 AM। ठीक है, ये 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बज रहे होंगे। तो ये बच्चों वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।